हम जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है 12 सीआरपीसी इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि हमने सीआरपीसी सेक्शन 154 से लेके 170 तक कर लिया है। आज हमारा सेक्शन है 171, 172 और 173। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहता है। कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू ए कंपनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रीस्टेट। जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उसको पुलिस जरूरी नहीं है कि पुलिस के साथ ही जाना हो या पुलिस ही ले जाए, और ना ही तो वो रिस्ट्रेंट के हकदार हैं, ना तो उनको जबरदस्ती कहीं पर रिस्ट्रेंट किया जाएगा। नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे to any court shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond। इसमें कहा जा रहा है कि जो कंप्लेनेंट है या विटनेस है, ध्यान दीजिए, जो कंप्लेनेंट और विटनेस है, एक्यूज नहीं है, तो उसको जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के साथ ही आना है या पुलिस ऑफिसर ही लेके जाएगा, और ना ही उसको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट किया जाएगा, ना उसको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम पहुंचाया जाएगा, और किसी भी तरीके का सिक्योरिटी उससे नहीं लिया जाएगा उसके आने के लिए अदर देन हिज ऑन बाउंड। सिर्फ उसके अपने बाउंड के अलावा कोई भी अलग से सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूज टू अटेंड और टू एग्जीक्यूट अ बाउंड एज डायरेक्ट इन सेक्शन 170, द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may forward him in custody to the magistrate who may detain him in custody until he executed such bond or until the hearing of the case is completed। पर प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया कि कंप्लेनेंट या विटनेस अगर आने से रिफ्यूज करता है, या तो फिर जो 170 में एक बाउंड दिया था उसको डायरेक्ट किया गया था पर वो रिफ्यूज करता है कि हम नहीं जाएंगे, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वह उसको गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने लाएगा। अब मजिस्ट्रेट सर अगर चाहें तो उसको डिटेन कर सकते हैं कस्टडी में, कब तक, जब तक कि वो बाउंड ना दे दे, और या तो जब तक हियरिंग ना समाप्त हो जाए। अगर कंप्लेनेंट या विटनेस आने से इनकार करता है, यहाँ पर सिर्फ एक्यूज को ही जेल में नहीं रखा जा सकता, कंप्लेनेंट और विटनेसेस को भी जेल में रखा जा सकता है तब तक जब तक हियरिंग ना चले। इससे बेहतर है कि कंप्लेनेंट और विटनेस वक्त पर जब बुलाए तब चल जाए, रिफ्यूज ना करे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 172 कहता है डायरी और प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, क्लॉज 1। अब डायरी क्या होता है? डायरी होता है केस डायरी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है। क्लॉज 1, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाय डे इंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, सिटिंग फॉर द टाइम एट विच ही इन्फॉर्म्ड रीच्ड हिम, at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and statement of the circumstances sent through his investigation। इसमें कहा जा रहा है कि सभी पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हाँ, वो क्या करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, वो उसका जो प्रोसीडिंग चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको डे बाय डे एक डायरी में मेंशन करेगा। डायरी मतलब एक कॉपी होता है, उस कॉपी में वो डे बाय डे क्या हो रहा है, किस टाइम, क्या टाइम है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिला, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन आया, और क्या टाइम है जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और कब इन्वेस्टिगेशन खत्म किया, और किस प्लेस पर वो गया, कहाँ कहाँ वो विजिट किया, और क्या क्या स्टेटमेंट और सर्कमस्टांसेस उसको मिला, और फिर एक लास्ट में छोटा सा वो लिखेगा कि तो उस इन्वेस्टिगेशन से क्या पाया, उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वहाँ पर गया तो उसको क्या मिला, ये सब वो मेंशन करेगा उस केस डायरी में। केस डायरी हर एक केस का अलग अलग होता है। उसके बाद क्लॉज 1A बोल रहा है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। अब 161 में भी जो हमने बताया था कि पुलिस जो है, वैसे मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर जब विटनेस को एग्जामिन करता है तो उसमें वो कुछ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है और उसको राइटिंग में भी लिख सकता है। तो जो भी रिकॉर्ड किया गया था 161 में, उसको भी वो डायरी में मेंशन करेगा, यानी केस डायरी में अटैच करेगा, लगाएगा। 1B, द डायरी रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड डली पेजिनेटेड। इसमें कहा जा रहा है कि जो डायरी है वो सब सेक्शन 1 में जो लिखा जाएगा वो मतलब वॉल्यूम में रहेगा, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, 3 पेज नंबर, ठीक है, मतलब लाइन टू लाइन लिखा जाएगा। फर्स्ट पेज में जैसे फर्स्ट डे का जब तक कार्रवाई चला वो, और जब पेज खत्म हो गया तो उस पर लिखा जाएगा पेज नंबर 1, फिर दूसरे पेज में आगे का कार्रवाई, तीसरे पेज में आगे का, ऐसे ही जब तक वो चलता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वो पेजिनेट, उसमें नंबर मेंशन करना पड़ेगा केस डायरी में। क्लॉज 2 बोल रहा है एनी क्रिमिनल कोर्ट may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग नहीं पकड़ना है, एनी क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट मतलब केस डायरी मंगवा सकता है इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, देखने के लिए,
लेकिन जो भी वो केस डायरी है उसको एज एविडेंस यूज नहीं करेगा उस केस में, लेकिन किसी बात को कोरोबरेट करने के लिए, किसी बात को सहायता के लिए वो चाहे तो इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान जो केस डायरी है वो मंगवा सकता है कोई भी क्रिमिनल कोड। यहाँ पर क्रिमिनल कोड मेंशन है, सिविल कोड नहीं, क्रिमिनल कोड, यानी कि क्रिमिनल मामला होगा, कॉग्निजेबल मामला होगा तभी। उसके बाद थर्ड, नाइदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court. But if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court used them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or section 145, as the case may be, of the Indian Evidence Act shall apply. इसमें कहा जा रहा है कि या ना तो एक्यूज्ड ना उसका एजेंट वो केस डायरी मंगवा सकता है, और ना ही मतलब केस डायरी मंगवा सकता है सिर्फ इसीलिए, इस आधार पर कि वह कोर्ट ने मंगवाया है, तो उस आधार पर नहीं मंगवा सकता, और ना ही वह देख सकता है उस चीज को, ना ही वो देख सकता है। लेकिन यदि वह केस डायरी पुलिस ऑफिसर द्वारा मंगवाया जाता है और अपना मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए पुलिस ऑफिसर उसका इस्तेमाल करता है, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, और यदि कोर्ट पुलिस ऑफिसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए, उसके स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए उस केस डायरी में जो लिखा गया है उसका इस्तेमाल करता है, तब द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 और सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट का जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि उसके बाद ये जो प्रोसिक्यूशन है इसके पास भी पावर आ जाएगा, ठीक है, इसके पास भी ये पावर आ जाएगा कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस जो भी है जिसके खिलाफ केस डायरी जब यूज हुआ तो उसके बाद आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इतना देर हमने क्या पढ़ा था कि केस डायरी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, एज एविडेंस इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यदि कोर्ट इस्तेमाल करता है या पुलिस वाला इस्तेमाल करता है तो जो अपोजिट पार्टी है उसके पास भी यह पावर आ जाता है कि वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है यहाँ पर 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसको हमें फाइनल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो पुलिस रिपोर्ट देता है। तो आइए आगे देखते हैं वो क्या है। क्लॉज 1, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। जो भी इन्वेस्टिगेशन है इस चैप्टर के अंदर जो प्रोसेस है वो चल रहा है वो बिना देरी किए हुए कंप्लीट होना चाहिए। 1. A. The investigation in relation to a rape of child may be completed within 3 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. अब किसी चाइल्ड का मतलब प्रोक्सो एक्ट आप समझिए, अगर रेप होता है तो 3 मंथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है पूरा का पूरा, ठीक है, और जो भी पुलिस ऑफिसर है जो भी इंचार्ज स्टेशन का उसको। उसके बाद तू बोल रहा है एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अब जितना से जल्दी हो सके वह कंप्लीट हुआ। ये 1A के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये रेप के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहा है कि जितना से जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, और जो ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का वह क्या करे, उस मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करे जो कि कॉग्निजेंस लेता है उस केस का, ले सकता है, जो सशक्त है पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है। ए रिपोर्ट इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेटिंग। अब जो फॉर्म है बाय स्टेट गवर्नमेंट का उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या मेंशन होगा, उसमें जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मेंशन होगा। देखिए द नेम ऑफ द पार्टीज, यानी 2 पार्टीज होता है तो जो भी है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस इन दोनों का नाम होगा। नेचर ऑफ द ऑफेंस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद द नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उन लोगों का नाम जो उस फैक्ट या सर्कमस्टांसेस के बारे में जानते हैं। उसके बाद डी वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, यदि ऐसा लगता है कि कोई अपराध किया गया है, यदि ऐसा लगता है इफ सो बाय होम, तो किसके द्वारा किया गया है वो भी मेंशन होगा। ई वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, क्या अरेस्ट जो एक्यूज्ड है वो अरेस्ट हुआ है। वेदर ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बाउंड, या क्या वह बाउंड पर छोड़ दिया गया है। एंड इफ सो वेदर विथ और विदाउट सिक्योरिटीज, अगर छोड़ दिया गया है तो कैसा बाउंड दिया, पर्सनल बाउंड दिया, सिक्योरिटीज के साथ दिया या विदाउट सिक्योरिटीज के साथ दिया, वो मेंशन करना होगा। जी वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, इसमें यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि 170 के अंदर क्या वह मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर दिया गया था, यानी कि उसको पहले न्यायिक मतलब जो भी मजिस्ट्रेट थे उनके पास 170 के अंदर फॉरवर्ड किया गया था। उसके बाद एच वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन हैज बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन
376, 376, 376, 376C, 376D और सेक्शन 376E ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑफ, ये महिला के जो भी अपराध है अगेंस्ट में, मेनली रेप, तो उसमें जो भी मेडिकल रिपोर्ट है उस वुमेन का, उसको भी अटैच किया जाएगा, ठीक है, वो भी उस रिपोर्ट में रहेगा। Clause 2. The officers are also communicate in such manner as may be prescribed by the state government the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given. अब वह ऑफिसर उसको बताएगा, उसको भी सूचना देगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाया है, उस हिसाब से वो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वह उस व्यक्ति को भी इन्फॉर्म करेगा, जो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेंट है या तो उस ऑफेंस का सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया था, उस व्यक्ति को वो पुलिस ऑफिसर बताएगा कि उसने क्या क्या एक्शन लिया है, उसके द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया है एक्यूज के खिलाफ, या फिर और कोई भी जो भी उसको बताना होगा वो बताएगा, वो कम्युनिकेट करेगा और उस हिसाब से करेगा कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाया है उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा कि हमने क्या क्या एक्शन लिया है ऑफेंस के बारे में सबसे पहले। उसके बाद थर्ड है, where a superior officer of a police has been appointed under section 158, the report shall in any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation. अब यदि 158 में जो भी पुलिस वाला है, जो भी सुपीरियर ऑफिसर है, उसको अपॉइंट किया गया था, हाँ 158 में जो होता है तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, एक सीनियर ऑफिसर को बोलता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जो फाइनल रिपोर्ट है वो जमा कीजिए, जो रिपोर्ट है वो आप जमा कीजिए। ये 158 का बात था। तो अगर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है 158 में सुपीरियर ऑफिसर को, तो वो क्या करेगा, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे जनरल ऑर्डर करके या फिर स्पेशल ऑर्डर करके डायरेक्ट किया है तो वो उस ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा। एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट, अब जब तक मजिस्ट्रेट सर ऑर्डर ना दे दे, कोई भी ऑर्डर ना दे दे, तब तक जो सुपीरियर ऑफिसर है वो पुलिस इंचार्ज को बोल सकता है कि आप आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए, हमको लग रहा है यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा। 158 के अंदर किसी सुपीरियर ऑफिसर को कहा जाता है कि आप ही जो मजिस्ट्रेट के सामने, जनरली कौन देता है, सब इंस्पेक्टर, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर को कहा जाता है कि आप इस केस के मामले में जांच करवाइए और आप ही रिपोर्ट दीजिए मजिस्ट्रेट सर को, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा किया गया है चाहे जनरल ऑर्डर करके या स्पेशल ऑर्डर करके, तो ये ऑफिसर मजिस्ट्रेट सर के पास भेजेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट सर का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, तो ये अगर मजिस्ट्रेट सर डायरेक्ट कर देते हैं फिर तो इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा। हालांकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस के पास हमेशा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो ध्यान रखिए कि जब तक मजिस्ट्रेट सर अगर ऑर्डर ना दे दें, जब तक पेंडिंग में है वो केस, तो अब तक इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए, मतलब चालू रखने के लिए जो सुपीरियर ऑफिसर है वो ऑर्डर कर सकता है। 4. Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such bond order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. अब इसमें कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट फॉरवर्ड किया गया था, अब मजिस्ट्रेट सर के पास क्या हुआ, जो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया गया, अब जो एक्यूज्ड है वह बेल पर छोड़ा गया है, वो अपने बेल पर, अपने बाउंड पर ही छोड़ा गया है, तो मजिस्ट्रेट सर क्या कर सकते हैं, उस बाउंड को डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं, और या तो फिर उनको जैसा सही लगेगा वो वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अब 5 है, when such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report. अब जहाँ पर 170 अप्लाई हो रहा है, जैसे कि 170 की हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एविडेंस है वो सफिशियंट है तो मजिस्ट्रेट सर के पास भेजा जाता है, तो जो ऑफिसर है वो क्या क्या मतलब फॉरवर्ड करेगा रिपोर्ट में, मतलब रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, ऑल डॉक्यूमेंट ऑल रिलेवेंट एक्ट्रैक्ट्स देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन पर्पज टू रियली अदर देन दोज ऑलरेडी सेंड टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सभी डॉक्यूमेंट यानी कि सभी दस्तावेज और सभी वह रिलेवेंट फैक्ट यानी कि रिलेवेंट चीज, ठीक है, जिस पर प्रोसिक्यूशन निर्भर करता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन जो है वो उसी पर बेस करता है, यानी उसी पर चलेगा, ठीक है, उसी पर निर्धारित है। जो डॉक्यूमेंट भेजेगा पुलिस वाला वो सभी दस्तावेज भेजेगा, वह सभी चीज़ भेजेगा जो उससे संबंधित है, जो कि जिस पर प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो डिपेंड करता है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और उसको छोड़कर जो मजिस्ट्रेट सर को पहले ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान भेज दिया गया था
उस डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो सब अपने रिपोर्ट में उनको देना पड़ेगा। बी, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन हुम द प्रोसिक्यूशन पर्पज टू एग्जामिन एज अ विटनेस, यानी कि सभी स्टेटमेंट 161 में क्या हमने पढ़ा था, 161 में हमने पढ़ा था कि एग्जामिन करता है विटनेस को पुलिस वाला, और उसमें भी एक सब सेक्शन था जिसमें कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो ओरली स्टेटमेंट को वो रिड्यूस इन राइटिंग कर सकता है, यानी राइटिंग में लिख सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी स्टेटमेंट को उन्होंने राइटिंग में रिकॉर्ड किया है, हाँ, तो वो यहाँ पर वो भी देना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन पर्पज टू एग्जामिन एज अ विटनेस, यानी विटनेस कौन है नहीं है, अगर एज अ विटनेस उसको बुलाया जा सकता है तो उसका भी नाम यहाँ पर दे दिया जाएगा जो और उसने क्या बोला था वो भी। 6, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice, ये important है, and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reason for making such request। अब एक कंडीशन आता है, आपको लगता है कि जब वो आपका अधिकार है, आप एक्यूज हैं, आपका अधिकार है, आपने सब कुछ ले लिया है, पुलिस वाला जो भी कार्रवाई हो रहा है, जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आ रहा है वो आपके पास भी आ रहा है, लेकिन ये आपका भूल है। यहाँ पर एक पावर है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर अपना ओपिनियन देता है, एक स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर है एक्यूज को बताने के लिए, यानी एक्यूज को बताना जरूरी नहीं है और ना ही तो वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, यानी न्याय के लिए भी सही नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है अगर उसको बताना। ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, तो वो क्या करेगा, उस पार्ट को, जो पार्ट मतलब जरूरी नहीं है इसको बताना, एक्यूज को बताना, उस पार्ट को हाईलाइट करेगा, इंडिकेट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट सर से कि उस पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए। मतलब मजिस्ट्रेट सर के पास तो वो रहेगा, लेकिन जो एक्यूज को कॉपी मिलेगा, जो एक्यूज को ग्रांट किया जाएगा जो कॉपी, वो उस कॉपी में से उस पार्ट को हटा दिया जाए। यदि वो पार्ट नहीं हटता है तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो मजिस्ट्रेट सर को ऐसा वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और ऐसा वो क्यों कह रहा है, ऐसा वो क्यों पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, वो उस रिक्वेस्ट में वो रीजन भी लिखेगा। अगर अब आगे यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, अगर मजिस्ट्रेट सर को लगता है कि हटा देना चाहिए तो वो उस पार्ट को हटा देंगे, उनके पास रहेगा, लेकिन वो एक्यूज के पास नहीं रहेगा, और एक्यूज को लगेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन उसके पास नहीं है वो चीज़। उसके बाद क्लॉज 7 बोल रहा है, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस find it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the document referred to in subsection 5। इसमें कहा जा रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है, एक्यूज को सभी कॉपी दे देना चाहिए, यानी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटमेंट वो मजिस्ट्रेट सर को बोलेगा कि इसको ये चीज़ यहाँ से हटा दीजिए, ये कि उसको नहीं मिलना चाहिए, सर रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन 7 में बोलता है कि पुलिस ऑफिसर को अगर सही लगता है तो पुलिस ऑफिसर जितना भी सब सेक्शन 5 में वो मजिस्ट्रेट सर को भेजेगा, सेम डॉक्यूमेंट वो चाहे तो एक्यूज को भी दे सकता है। उसके बाद क्लॉज 8, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रीक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtain further investigation, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or report regarding such evidence in the form prescribed, and the provisions of subsection 2 to 6 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2। इसमें कहा जा रहा है कि जो इस सेक्शन के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी जो भी सब सेक्शन 2 के अंदर रिपोर्ट दिया जा रहा है, जो भी मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो अब इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रीक्लूड फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 2। यह लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, यह नहीं रोकता पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। यदि पुलिस चाहे, जो पुलिस इंचार्ज है, अगर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है और फर्दर एविडेंस मिल जाता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब एक चीज़ जानिए कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया 7 तक सब कुछ, अब 8 में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पावर है पुलिस का, उसके बारे में बात हो रहा है।
अगर पुलिस को अगर दोबारा मिलता है कोई चीज़, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है और फर्दर एविडेंस मिल जाता है, चाहे तो डॉक्यूमेंट या ओरल कुछ भी मिलता है उसको, तो वो क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट सर को फॉरवर्ड कर देगा एज एविडेंस, वो मतलब फॉरवर्ड कर देगा। और जो 2 से 6 का प्रोविज़न है वही अप्लाई होगा, एकदम ऐसा अप्लाई होगा कि जैसे वो जो रिपोर्ट है वो सब अंडर सब सेक्शन 2 के तहत दिया गया हो। एक बार फिर से आप क्लियर कीजिए, यह क्लॉज 8 बोल रहा है कि पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यह सेक्शन जो हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ा 7 तक, वह नहीं रोकता है, ठीक है, नहीं रोकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। यदि पुलिस को ये रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी अगर मिल जाता है, अगर एविडेंस मिलता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री कुछ भी तरीके का मिलता है, तो वह मजिस्ट्रेट सर को भेज देगा और वह माना ऐसा जाएगा, वह ऐसा डील किया जाएगा जैसे कि वह सब सेक्शन 2 में दिया गया हो, सब सेक्शन 2 में ही फाइनल रिपोर्ट दिया गया हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 174, 175 और 176 और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर ये 174, 175, 176 एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं इंक्यूज्ड प्रोसीडिंग, इसीलिए हम एक साथ ही पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ